Hello and welcome dear students to Mathsville channel. I am Yankesh Srivastav. You are watching a part of basic to higher mathematics. लास्ट के लगभग 9 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के सारे डेफिनेशंस को देखा, बहुत सारे डेफिनेशंस को हम लोगों ने पढ़ लिया और अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोगों ने देखा कि किसी भी घटना की प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए हम फेवरेबल आउटकम्स यानी कि घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या को कुल परिणामों की संख्या से भाग दे देते हैं, यानी कुल प्रतिफलों की संख्या से भाग दे देते हैं, यानी PE = NE/NS हम कर देते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए हमने उसके सारे नियम को एक सिस्टम में पिरो दिया है। सबसे पहले हम उस सिस्टम को देखते हैं, उन 4-5 नियमों को देखते हैं और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी के नियम। प्रोबेबिलिटी का पहला नियम है कि यदि संभव हो तो घटना का प्रदर्श समष्टि बनाते हैं, यानी कि जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर संभव है तो हम प्रदर्श उस घटना का प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। लेकिन अगर संभव नहीं है तो प्रदर्श समष्टि हम नहीं बनाते हैं, तो इस पहले स्टेप को हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर बनता है तो हम पहले स्टेप को फॉलो करते हैं। इस पहले स्टेप को फॉलो करने के बाद हम दूसरे स्टेप पर आते हैं, कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या लिखते हैं, यानी कि NS की वैल्यू लिखते हैं। तो दूसरा नियम है NS का मान लिखते हैं, NS का जितना मान होता है वो हम नोट कर लेते हैं। तीसरा ये है कि घटना के अनुकूल प्रतिफलों का समुच्चय लिखते हैं। जिस घटना की हम इच्छा करते हैं उसका उसका समुच्चय बनाते हैं। और चौथा नियम है कि फेवरेबल आउटकम्स की संख्या को लिख देते हैं, यानी कि NE का मान लिख देते हैं। और NE का मान लिखने के बाद हम PE = NE/NS का प्रयोग कर देते हैं और हमें उस घटना की प्रायिकता मिल जाती है। तो ये रहा घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के नियम। सबसे पहले हम एक सिक्के को 5 बार, 6 बार, 7 बार या N बार उछालते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब हम एक सिक्के को N बार उछालते हैं तो उसका एक नियम होता है कि कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 2n हो जाती है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि लगभग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को स्टार्ट करते समय हम लोग पढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता बताइए। एक सिक्के को टॉस किया जाता है तो उस सिक्के पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी वो हमें बतानी है। शीर्ष का मतलब हेड आने की प्रायिकता बतानी है। सिक्के को टॉस करते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि एक सिक्के को कितनी बार टॉस किया जाता है, कितनी बार उछाला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस सिक्के को केवल एक ही बार उछाला जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला तो ये है नियम, यदि संभव हो तो घटना का प्रदर्श समष्टि बनाते हैं। इसका स्टेप फर्स्ट ये है कि सबसे पहले हम एक सिक्के को टॉस करने पर जो प्रदर्श समष्टि बनता है पहले उसको बना लेते हैं। तो यानी कि S का मान हो जाएगा एक सिक्के को उछालने पर। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हम ये जानते हैं, पिछले के पार्ट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जो प्रदर्श समष्टि बनेगा वो बनेगा H, T।
ये इसका प्रदर्श समष्टि बन जाएगा। तो ये रहा इसका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहता है कि NS का मान लिखते हैं। तो अब हम यहाँ से NS का मान देखते हैं, यानी इसमें कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 1 2। तो NS का मान हो गया 2। अब तीसरा ये है कि घटना के अनुकूल प्रतिफल लिखते हैं। घटना हमें लिखनी है स्टेप 3 में ई का मान, ई का हमें समुच्चय बनाना है। तो इन्होंने कहा कि सिक्के को टॉस कीजिए, उछालिए और शीर्ष आना है। शीर्ष सैंपल स्पेस को अगर हम देखें तो केवल एक ये ऐसा बिंदु है जिसमें शीर्ष आया हुआ है। तो ये हो गया ई का मान हो गया। अब इस ई से ये चौथा पॉइंट एन ई का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एन ई का जो मान होगा, मतलब कि इसमें कितने अवयव हैं, केवल एक अवयव है, तो एन ई का मान 1 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे प्रायिकता। जो घटना ई है, इस घटना ई की प्रायिकता पीई, पीई का मान क्या होता है, एन ई अपान एन एस। और ये हो जाएगा इस एन ई का मान, यहाँ से हमने देखा तो एन ई का मान 1 बटे एन एस का मान 2 है। तो 1/2 इस तरीके से ये 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर रहा। यानी कि एक सिक्के को टॉस करने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व हमने किया वो भी इस मेथड के ज़रिए। इसी मेथड से हम एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित यानी हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम इसी मेथड से करते हैं कि पहला मेथड कहता है कि यदि संभव हो तो घटना का प्रदर्श समष्टि बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रदर्श समष्टि S बनाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब हम 2 सिक्के को टॉस करते हैं तो हमारी जो प्रदर्श समष्टि बनती है वो H कामा HT कामा TH कामा TT। ये पिछले पार्ट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 सिक्के को टॉस करने पर जो प्रदर्श समष्टि बनती है वो ये बनती है। अगला स्टेप कहता है कि NS का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ से NS का मान निकालते हैं, यानी कि प्रदर्श बिंदुओं की संख्या निकालते हैं। उसका मान 1 2 3 4। तो NS का मान हो गया 4। अगला पॉइंट कहता है कि घटना का समुच्चय लिखिए। घटना का जो अनुकूल प्रतिफल है उसका समुच्चय हमें बनाना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कम से कम एक चित्त। तो कम से कम एक चित्त किस में आया है, कम से कम एक चित्त, 2 चित्त हो सकता है, लेकिन कम से कम एक आना अनिवार्य है। एक इसमें आया है, इसमें आया है और इसमें आया है। इसमें कोई भी हेड नहीं है। तो ई का मान हो जाएगा H कामा HT कामा TH। ये हो गया ई का मान। यहाँ से हम अगले स्टेप को देखते हैं, एन ई का मान निकालते हैं। 4th पॉइंट कहता है एन ई का मान लिखते हैं। एन ई का मान हो गया 1 2 3। अब यहाँ से हम लिखते हैं प्रायिकता, क्योंकि अगला पॉइंट कहता है P इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस का प्रयोग करते हैं। तो पी ई का जो मान होगा, पी ई इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस इक्वल टू एन ई का मान 3/4। ये रहा आंसर। इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। इस तरीके से हम लोगों ने इस मेथड का यूज करके 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर शीर्ष या दोनों पर कुछ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस बार
दो सिक्के को एक साथ टॉस किया जाता है। तो जब दो सिक्कों को एक साथ टॉस करेंगे या एक सिक्के को दो बार टॉस करेंगे तो दोनों बातें बराबर होती हैं, यानी कि उसका जो प्रदर्श समष्टि बनेगा वो यही बनेगा, HH, HT, TH और TT। फिर इससे हम निकालते हैं NS जिसका मान 4 हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों पर शीर्ष या दोनों पर पुच्छ, दोनों पर शीर्ष यहाँ आया हुआ है और दोनों पर पुच्छ यानी टेल यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि हमारी जो घटना E बनेगी वो HH, T, T बन जाएगा। और इसी से हम निकालेंगे NE का मान 1, 2 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं PE = NE/NS, यानी कि 2/4, काट देंगे इसको 1/2, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1/2 बन जाएगी। तो इस तरीके से अब ये नियम लगभग हमें याद हो गया है। अब सामने इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन हम करते हैं उसके लिए हम अपने मन से, अपनी याददाश्त से इस नियम का प्रयोग करेंगे। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता है। अभी तक हम लोगों ने एक सिक्के को उछाला, फिर 2 सिक्के को 1 बार उछाला, फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला। अब इस बार हम 3 सिक्के को टॉस करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन 3 सिक्के को एक साथ टॉस करने पर जो प्रदर्श समष्टि बनती है वो हम लोगों ने सीखा है कि जब हम पहली बार सिक्के को टॉस करेंगे तो H आ सकता है और T आ सकता है। जब पहले सिक्के पर H आएगा तब हम दूसरे सिक्के को टॉस करेंगे और उस सिक्के पर H या T आ सकता है। जब पहले सिक्के पर H आएगा तब दूसरे पर जब H आएगा तब तीसरे पर H या T आ सकता है। इस तरीके से ये इसकी प्रदर्श समष्टि बनती है। और यहाँ से NS का जो मान होता है वो कुल मिला के 2⁻³ यानी कि 8 होता है। चाहे हम इस तरीके से निकालें कि जब हम 3 सिक्के को एक साथ टॉस करते हैं तब कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या 2⁻³ होती है, या इसको हम काउंट कर लें तब भी वो संख्या हमें 8 मिलती है। अब ये कह रहे हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, तो जब हमने सिक्के को 3 बार उछाला उसका ये प्रदर्श समष्टि बनेगा। इस प्रदर्श समष्टि को बनाना हम लोगों ने लास्ट पार्ट में सीखा है, तो उस पार्ट को आप लोग जाके देखिए तो वो बात आपकी समझ में आ जाएगी। और इसके बाद फिर कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता बतानी है, यानी कि हमारा जो E होगा, E = क्या हो जाएगा, कम से कम 2 शीर्ष। कम से कम 2 शीर्ष में 2 शीर्ष तो आ ही सकता है, तीसरा शीर्ष भी उसमें आ सकता है। तो इसलिए हम किसको किसको लेंगे, 1, 2, 3, इसको छोड़ देंगे, 4, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 ये 4 प्रदर्श बिंदु बनेंगे। H, 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 T, H, T, H, और एक बनेगा T, H, H, जिसमें कि कम से कम 2 शीर्ष आने ज़रूरी है। तो ये 4 हो गए। इस तरीके से अगर हम NE का मान निकालेंगे तो वो 4 हो जाएगा। अब PE की वैल्यू अगर हम निकालें तो PE का जो मान होगा, PE का मान NE/NS होता है। मान रख देंगे हम, NE का मान 4/NE का मान 8, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका मान आ जाएगा = 1/2। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें सिक्के को अब 500 बार टॉस करेंगे, 600 बार टॉस करेंगे,
1000 बार टॉस करेंगे। तो अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम एक सिक्के को 200, 300, 500, 1000 बार इस टाइप से टॉस करेंगे, उछालेंगे, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। चित्त 455 बार आता है और पट 545 बार आता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 1000 बार टॉस किया जाता है। ये घटना इस टाइप से घटित होती है कि जैसे एक सिक्के को एक बार टॉस किया गया और देखा गया कि हेड आ गया, तो इन्होंने ऐसे बनाया, और फिर दूसरी बार इन्होंने टॉस किया, सिक्के को इन्होंने इस टाइप से टॉस किया तो देखा कि टेल आ गया, तो उन्होंने यहाँ पर टी बना दिया। ये बन रहा है सैंपल स्पेस, यानी कि प्रदर्श समष्टि। फिर सिक्के को टॉस किए गए, एक ही सिक्के को टॉस किया जा रहा है। देखिए, एक सिक्के को 1000 बार टॉस करने पर सिक्के को फिर से टॉस किया गया और फिर देखा कि टेल आ गया, तो फिर उन्होंने यहाँ पर टेल कर दिया। सिक्के को फिर टॉस किया और फिर देखा कि इस बार हेड आ गया। इस तरीके से उन्होंने सिक्के को 1000 बार टॉस किया। 1000 बार टॉस करने पर उन्होंने देखा कि जो चित्त यानी कि हेड है वो टोटल 455 बार आता है। जैसे यहाँ एक हेड आया, एक यहाँ आया, एक, दो, इस तरीके से ये देखा गया कि कुल जो हेड आया वो 455 बार आया, और जो पट आया यानी टेल आया वो 545 बार आया। और इसी हेड और टेल आने की हमें प्रायिकता बतानी है। तो जब हम प्रायिकता के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमने नियम को देखा है कि सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। चूँकि सिक्के को 1000 बार टॉस किया जा रहा है, इसलिए प्रदर्श समष्टि बनाना मुश्किल है। प्रदर्श समष्टि को हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हमें NS लिखना होता है, तो NS हम लिख सकते हैं। NS का मान क्या होगा? NS इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या वो होगी 455 ये है, 545 ये है। 455 प्लस 545, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 1000, 1000, यानी कुल घटना, कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या या कुल प्रतिफलों की संख्या 1000 होगी। आप चाहे इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लीजिए, और चाहे फिर यहाँ पर देख लीजिए कि उसको 1000 टाइम्स टॉस किया गया है, तो कुल प्रदर्श बिंदुओं की संख्या, कुल प्रतिफलों की संख्या 1000 हो जाएगी। फिर हम घटनाओं को लिखते हैं, ई का मान लिखते हैं, ई का समुच्चय बनाते हैं, और वो भी बनाना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम ई को भी नहीं बनाएंगे। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमें लिखना है, घटना के अनुकूल प्रतिफलों को हमें लिखना था, वो संभव नहीं है, तो इसलिए हम उसको भी नहीं बना सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि NE का मान क्या होगा, यानी कि घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या कितनी होगी, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या को हम जानते हैं, चूँकि हम ये जो प्रायिकता निकाल रहे हैं वो चित्त के लिए निकाल रहे हैं। अब ये कैसे पता कि हम इसको चित्त के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे चित्त के लिए, चित्त के लिए, और चित्त के लिए जो घटना है, चूँकि चित्त की जो इंग्लिश होती है हेड के लिए, चित्त की इंग्लिश हेड होती है, और हेड का पहला अक्षर H होता है,
इसलिए घटना को हम ई की जगह एच भी लिख सकते हैं। एच तो NH हो जाएगा। जहाँ हम ई इस्तेमाल करते थे वहाँ पर एच भी हम लिख सकते हैं। जैसे NE/NS करते थे वैसे NH/NS कर देंगे। तो NH का मान कितना होगा? अब हम चित्त के लिए निकाल रहे हैं। हम ये इच्छा कर रहे हैं कि जब सिक्के को टॉस किया गया तो चित्त कितनी बार आया, हेड कितनी बार आया, हम उसको जानना चाहते हैं। तो वही हमारी घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या होती है, जो कि यहाँ पर दिया है 455। तो NH का जो मान होगा वो 455 हो जाएगा। अब हम प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला हम जानते हैं, PE इज इक्वल टू NE/NS होता है। लेकिन इस E की जगह हम H का इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए प्रायिकता PH इज इक्वल टू NH/NS। वैल्यूज पुटअप करेंगे हम। NH का मान 455, 455/NS का मान 1000। और जब इसको हम कैंसिल करेंगे 5 से, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 100, 10, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 91/200। तो इसका आंसर होगा 91/200। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि जब हमें हेड की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उस हेड की प्रायिकता क्या होगी, 91/200। और अब हम निकालेंगे पट आने की प्रायिकता, यानी कि टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों ने चित्त के लिए प्रायिकता निकाला। अब हम देखते हैं कि सिक्के पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम यहाँ लिखेंगे पट यानी कि टेल के लिए प्रायिकता क्या होगी। तो पट के लिए जब हम देखेंगे NT, जैसे हम NH लिखते थे, हेड के लिए NH लिखते थे, वैसे ही फेवरेबल आउटकम्स, घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए NT का मान पट यानी कि 545, इसको हम यहाँ लिख देंगे। और NS का मान हम जानते हैं कि NS का मान 1000 है। ये हम पिछली बार अभी निकाल चुके हैं, अभी इसके पहले हम लोगों ने निकाला। तो इसलिए पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या होगी, P। आप यहाँ पर पट भी लिख सकते हैं और चाहे लिखिए तो T। PT इज इक्वल टू NT/NS इक्वल टू NT का मान 545/1000। और इसको हम कैंसिल कर देंगे 5 से, तो 109, और इसका हो जाएगा 200। तो ये हमें मिल जाएगा 109/200। ये होगी टेल आने की प्रायिकता। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के लिए हेड और टेल दोनों के आने की प्रायिकताओं को ज्ञात किया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक सिक्के को 1000 बार टॉस किया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में 3 सिक्के को एक साथ टॉस किया गया। कहा जा रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। इसमें दिया हुआ है कि 3 सिक्के को उन्होंने लिया,
तीन सिक्के, ये देखिए 1 2 3, तीन सिक्के को उन्होंने एक साथ ऐसे करके एक साथ तीनों सिक्कों को फेंक दिया। तीनों सिक्कों को जब उन्होंने पहली बार फेंका तब उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला कुछ इस टाइप से। पहले सिक्के पर हेड मिला, दूसरे सिक्के पर हेड मिला और तीसरे सिक्के पर टेल मिला। ये कंफर्म नहीं है, ये हमारा एक गेस है कि हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड मिला हो, दूसरे पर हेड मिला हो और तीसरे पर टेल मिल गया हो। ये हमारा एक गेस है। फिर उन्होंने दूसरी बार सिक्के को टॉस किया। उन्होंने देखा कि पहले सिक्के पर टेल आ गया, दूसरे पर हेड आ गया और तीसरे पर हेड आ गया। इस तरीके से वो सिक्के को उछालते गए और प्रदर्श समष्टि बनाते चले गए। अगली बार में तीनों पर टेल आ गया, उसके बाद अगली बार तीनों पर हेड आ गया, फिर 2 पर टेल मिला, तीसरे पर हेड मिला। इस तरीके से वो जो घटनाएं मिलती गई उसको वो नोट करते गए। उन्होंने देखा कि सिक्कों पर 3 हेड कितनी बार आ गया। सिक्कों पर 3 हेड 23 बार आ गया। जैसे इस पर भी हेड, उन्होंने सिक्के को फेंका, इस पर हेड आया, इस पर हेड आया, इस पर भी हेड आ गया। फिर 4-5 बार फेंकने के बाद फिर एक बार उन्होंने देखा कि फिर तीनों पर हेड आ गया। इस टाइप से घटनाएं घटी। तब और 2 सिक्कों पर हेड, 2 चित का मतलब हुआ 2 पर हेड आ गया हो। तीसरे पर चाहे हेड आए चाहे टेल आए, उससे मतलब तीसरे पर टेल आ जाए, क्योंकि 2 चित यहाँ लिखा हुआ है। 2 चित लिखने का मतलब ये हुआ कि 2 सिक्कों पर हेड आ जाए, 1 सिक्के पर टेल आ जाए। ऐसी घटनाएं कितनी बार घटी? 72 बार। और ऐसे ही केवल 1 सिक्के पर हेड आया, वो 77 बार हुआ। और किसी भी सिक्के पर टेल हेड नहीं आया, चित नहीं आया, ऐसा 28 बार हुआ। केवल टेल आ गया। तो इस टाइप से ये आपको दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि तीनों सिक्कों को एक साथ फिर से टॉस किया जाता है और 2 चित आने की प्रायिकता बताइए। तो जो 2 चित का आना है ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। 2 चित जितनी बार आएगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, मतलब घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या हो जाएगी। लेकिन जब हम प्रायिकता के क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रदर्श समष्टि, जिसको बनाना बहुत मुश्किल है। प्रदर्श समष्टि को हम यहाँ नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम NS का मान लिखते हैं। तो NS का मान हम निकालते, इससे कुछ खास मतलब नहीं है। ये जो हमने यहाँ बना दिया है इसका कुछ खास मतलब नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात बताई गई। हम बनाते हैं NS। NS का जो मान होगा, आप चाहे तो 23, 72, 77, 28 चारों को जोड़ लें। 23 प्लस 72 प्लस 77 प्लस 28, इसको ऐड करने पर आएगा 200। सिक्के को 200 बार टॉस किया गया है तो इनका जो एडिशन होगा वो 200 आएगा, यानी NS का मान 200 हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं घटना के अनुकूल प्रतिफलों का समुच्चय बनाते हैं। उसको भी बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। फिर अब हम उसके बाद NE का मान लिखते हैं। अब देखिए NE हम इस घटना के लिए मान रहे हैं 3 चित के लिए। 3 चित जब आएगा तो उसको हम E कह रहे हैं। तो इसके लिए एक सेंटेंस अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, वो भी इस प्रकार से कि माना 3 चित की घटना E1 है। ऐसे हम लिख सकते हैं कि माना 3 चित की घटना E1 है।
तो इसका मतलब हुआ कि n(E1) का जो मान होगा, यानी कि घटना के अनुकूल प्रतिफलों की संख्या क्या होगी, हमें क्या लाना है, दो चित्त। यहाँ हम दो चित्त लिखेंगे। माना दो चित्त की घटना E1 है, n(E1) का मान दो चित्त यानी कि 72 हो जाएगा। इसलिए हम निकालेंगे प्रायिकता P(E1). E1 का मतलब हुआ दो चित्त, यानी कि दो चित्त या P(E1) इक्वल टू n(E1) अपान P(E1) PS, ये NS, n(E1) अपान NS। फिर हम वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। n(E1) का मान है 23, 72 अपान NS का मान 200, और इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और ये 4 5 जा 20, 0, 18 अपान 50। फिर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 9 अपान 25। इसको तो इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा 9 अपान 25। तो इसके दो चित्त आने की जो प्रायिकता होगी वो 9 अपान 25 हो जाएगी। सिक्कों के बाद अभी तक के जो क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा उसमें सिक्कों को टॉस किया गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा टर्न लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा परिवार के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छया चयन किया जाता है। 1500 परिवार हैं, या आप ये समझ लीजिए कि एक सिटी है, जैसे मुंबई सिटी है, उस मुंबई सिटी में से 1500 परिवारों का चयन किया गया। ऐसे ही एट रैंडम, सोची समझी प्लानिंग से नहीं, ऐसे ही 1500 परिवारों की लिस्ट बना ली गई, उसका सर्वे किया गया, तो ये पाया गया कि उस परिवार में लड़कियों की संख्या 2 है जी। कुछ 475 ऐसे परिवार हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं। 475 ऐसी फैमिली है जिसमें 2 लड़कियां हैं। 814 ऐसी फैमिली है जिसमें केवल 1 लड़की है। 211 ऐसी फैमिली है जिसमें लड़कियों की संख्या 0 है। तो अब हम उस सर्वे को एक बार फिर से देखते हैं। एक सिटी के 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया जाता है, और उसमें ये देखा गया कि 475 ऐसी फैमिली है जिसमें केवल 2 लड़कियां हैं, 814 ऐसी फैमिली है जिसमें केवल 1 लड़कियां हैं, और 211 ऐसी फैमिली है जिसमें कोई भी लड़की है ही नहीं, केवल लड़के हैं। लड़के हैं या नहीं हैं उससे मतलब नहीं है, बट लड़कियों की संख्या 0 है। कह रहा है कि यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हों। सबसे पहला है कि 2 लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। हम ये जानते हैं कि जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। उस सैंपल स्पेस को बनाना यहाँ पर मुश्किल है, इसलिए हम सीधे आते हैं NS पर। NS का मतलब हुआ कुल कितनी फैमिली है। कुल 1500 फैमिली है। आप चाहे डायरेक्ट यहाँ 1500 लिख दीजिए, और चाहे तो 475 प्लस 814 प्लस 211, इसको आप जोड़ के देखिए तो निश्चित रूप से 1500 आएगा। 5 + 4 9 + 1 10 का 0 1 कैरी 1 1 2 1 3 3 7 10 का 0 1 कैरी 1 2 3 3 8 11 और 4 15, तो 1500 ऐसी फैमिली है। अब ये कह रहे हैं कि
दो लड़कियों वाले परिवार की यादृच्छिकता या जो वो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो दो लड़कियों वाले फैमिली से जो घटना घट रही है, जो हमें दो लड़कियों के परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है, उसको पहले हम एक नाम दे देते हैं कि माना दो लड़कियों वाले परिवार की घटना, कोई एक ABC कोई भी नाम हम दे देते हैं। तो हम लिखते हैं माना दो लड़कियों के परिवार की घटना ए है। इसको हमने ए मान लिया है। तो जब हमने इसको ए मान लिया तो NA का जो मान होगा मतलब दो लड़कियां 475 परिवार में हैं, तो NA का मान हो गया 475। अब इसके बाद हम निकालते हैं प्रायिकता, हम निकालते हैं PA। PA का मतलब हुआ कि जिस फैमिली में दो लड़कियां हैं उस परिवार की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि A को हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि दो लड़कियों के परिवार की घटना A है। तो PA का मान हो जाएगा NA/NS और वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे। तो NA का मान हो जाएगा 475 अपॉन टोटल 1500। इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 9 45, 5 5 और ये हो जाएगा 5 3 15 300। एक बार फिर से इसको 5 से कैंसिल किया जाएगा तो 5 1 5, 5 9 45 और ये 19/60। तो जिस फैमिली में दो लड़कियां हैं ऐसी फैमिली की जो प्रायिकता होगी वो 19/30 होगी। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है कि एक लड़की हो, हमें उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिस परिवार में केवल एक लड़की हो। तो एक लड़की केवल इस परिवार में है। 814 ऐसी फैमिली है जिसमें केवल एक लड़की है। इसके लिए हम क्या मानेंगे, हम लिखेंगे माना एक लड़की वाले परिवार की घटना B है। हमने दो लड़कियों वाले परिवार की घटना को A मान लिया था। अब हम एक लड़की वाले फैमिली की घटना को B मान ले रहे हैं। तो इसलिए NB का मान क्या होगा, NB का मतलब हुआ कि एक लड़की वाली जो फैमिली है वो कितनी है, उसकी संख्या कितनी है। तो उसकी संख्या है 814। ये हो जाएगा 814। इसलिए PB इज इक्वल टू हो जाएगा NB/NS, जो कि हम पहले से जानते हैं फार्मूला। इक्वल टू इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 814/1500 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 से कैंसिल करते हैं, इसको 4 से कटेगा नहीं, 2 से, 2 4 8, 0 2 7 14 अपॉन 2 7 और 2 5 10 0। तो ये हो गया 407/750। उस फैमिली की प्रायिकता जिसमें केवल एक लड़की है उसकी प्रायिकता हो गई 407/750। अब हम उस फैमिली की प्रायिकता ज्ञात करेंगे जिसमें कोई भी लड़की ना हो, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कोई भी लड़की ना हो, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है।
इसके तीसरे पार्ट को हम देखते हैं। हमें उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें एक भी लड़की ना हो। तो हम ये मान लेते हैं कि माना 0, माना उस परिवार की घटना C है जिसमें एक भी लड़की ना हो। माना उस परिवार की घटना C है जिसमें एक भी लड़की ना हो, तो वो परिवार कितना होगा, NC। ये हो जाएगा 211। इसलिए PC का मान क्या होगा, NC अपान NS, और ये हो जाएगा 211 अपान 1500। ये इसका आंसर होगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर ये हो गया। हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला, सेकंड का आंसर निकाला, थर्ड का आंसर निकाला, लेकिन उसके बाद भी ये कहते हैं साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल एक है या नहीं। अब हम इसकी जांच करते हैं कि तीनों प्रायिकताओं का योगफल एक है अथवा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पुनः PA प्लस PB प्लस PC कर देते हैं। PA का मान हमें जो मिला है 19/60, 19/60 प्लस 407/750। PB की वैल्यू 407/750 है, प्लस PC की वैल्यू 211/1500 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका लेते हैं LCM, जो कि आएगा 1500। 60 750 प्लस 1500 का LCM जब हम लेंगे तो वो आएगा 1500। अब इसके साथ हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका टेबल पढ़ेंगे कि 1500 आ जाए, तो 60 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 बार जाएगा और 1500 आ जाएगा। उस 25 का इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 में जब हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें देगा 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 4 22 5 2 5 7 4, यानी ये हमें देगा 475। यहाँ पर हमें मिला 475 प्लस इसका टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 7 जा 14, 2 4 जा 814 प्लस इसका करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 211। और जब इन सबको हम ऐड करेंगे देखिए हमें क्या मिलता है, 5 + 4 9 प्लस 1 10 का 0 1 कैरी, 1 7 8 1 9 1 10 का 0 फिर 1 कैरी, 1 4 7 8 15 2 1 प्लस 4 5 प्लस 8 13 2 15 1500 अपान 1500 जो कि हमें 1 देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि PA प्लस PB प्लस PC की वैल्यू 1 आ गई, और यही इन्होंने पूछा था कि जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल एक है या नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि स्पष्ट है कि तीनों प्रायिकताओं का योगफल एक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 9th और 10th के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया।
इस वीडियो को आप लोग बहुत इत्मीनान से देखिए, बात पूरी तरीके से आपकी समझ में आ जाएंगी। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप पीछे के 9 पार्ट्स ज़रूर देखिए, उसको बहुत इत्मीनान से देखिए। सारी बातों को आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से समझाया गया है। ये मेरा दावा है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और जब ये बात आपकी समझ में आती है और जब ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।